हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई। इसको आज हम देखेंगे चैप्टर 2 में। तो ये हमारा आर के लिए लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक लेक्चर ले चुके हैं और पॉलिटी का एक ले चुके हैं, दूसरा पॉलिटी का लेक्चर है। तो बाकी अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसकी जो लिंक होगा प्लेलिस्ट का, उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये जो हम आर जो 2024 में एग्जाम होने वाला है प्री का जो उसका फरवरी में, उसके लिए कंप्लीट जीएस को कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। एमसीक्यू के फॉर्मेट के साथ ही उसमें जो एडिशनल कुछ फैक्ट और कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी बताते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है इसको हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, तो ये लेक्चर मेरा भी देखिएगा कि क्या आपको कुछ नया जानने को या समझने को मिला। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो ये जो लेक्चर है हमारा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी हो और लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका ये क्यूआर कोड दिया हुआ है और उसका जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस टेलीग्राम क्यूआर कोड से भी आप डायरेक्ट चैनल पर जुड़ सकते हैं, जाके वहाँ इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और साथ ही कोई डाउट एंड क्वेरी है तो एग्जाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं जो भी डाउट एंड क्वेरी हो आपकी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देख लेते हैं कि जो भी कंसाइज थिंग्स हैं उनको एक जगह समेट देंगे पूरे लेक्चर की। तो देखेंगे इसमें क्या, देख लेते हैं पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ जो ज़रूरी बातें हैं और मोटी मोटी बातें उनको आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या, पहला क्या है लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जो चीज़ें जाननी चाहिए अगर आपने पढ़ा है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया हमारा, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसमें जैसे पहली बात हमें जाननी चाहिए कि इसकी जो संविधान सभा की जो मांग है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान सभा की मांग से रिलेटेड क्या कुछ फैक्ट है, जैसे 1895 में, कब 1895 में जो बीजी तिलक हैं उन्होंने एक स्वराज विधेयक पास किया था। उसी के तहत सबसे पहले क्या किया गया था इन्होंने, तो 1895 में बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया था और उसी के तहत एक संविधान सभा की मांग की थी शुरुआत में। सबसे पहले किसने, तो बीजी तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक, तो लिख देता हूँ बीजी तिलक हो गए हैं, 1895 हो गया और स्वराज विधेयक के माध्यम से एक संविधान सभा की मांग की थी। फिर समय आता है कौन सा, ये टाइमलाइन मैं बता रहा हूँ, संविधान सभा की मांग की जो टाइमलाइन है उसको देख रहा हूँ। फिर 1922 में 1922 में जो महात्मा गांधी जी हैं उनने क्या किया, भारतीय संविधान के पक्ष में एक तर्क प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो भारतीय संविधान है वो क्या होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार ही उसको बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी बाह्य शक्ति या उसका दबाव के कारण उसको बनाया जाए, ना ही किसी बाहरी को इन्वॉल्व किया जाए। उनका कहना यह था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनना चाहिए। तो किसने 1922 में ये विचार या मत प्रस्तुत किया, किसने, महात्मा गांधी ने। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा, जो भारतीय संविधान होगा क्या होगा, इच्छा अनुसार होगा, किसकी, तो इच्छा अनुसार होना चाहिए भारतीयों की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, जैसे स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि संविधान सभा की मांग की, फिर उसके बाद 22 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा जो है या संविधान है उसके कुछ पक्ष में तर्क रखे हैं। उन्होंने बताया कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और जान लीजिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और हैं यही संविधान सभा से रिलेटेड। तो इन्होंने ये भी बताया कि पहली बात तो जान लीजिए, भारतीय को ये जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और साथ ही इन्होंने कहा जो संविधान सभा जो भी बनेगी वो क्या होना चाहिए, भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होना चाहिए। जो भी संविधान सभा का निर्माण हो, भारतीयों के मस्तिष्क जो है उनकी वास्तविक दर्पण होना चाहिए। जो संविधान सभा जो भी कार्य करे, जो जितने भी भारतीय हैं उन सबके मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण। ये भी कथन किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। यही पूछ सकता है कभी कभी, तो कथन ये बता दिया हमने। और महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे, किसके, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सदस्य नहीं थे। और सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था, स्वराज विधेयक पास किया था। उसी के तहत उन्होंने बताया था कि संविधान सभा की एक बार मांग की थी। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1924 में। फिर आता है 2 साल बाद, कौन सा, 1924। तो 1924 में स्वराज पार्टी ने क्या किया था कि संविधान सभा की मांग की थी। किसने, अगर पार्टी के तौर पे पूछ ले सर्वप्रथम किसने मांग की थी संविधान सभा की, तो स्वराज पार्टी ने। किसने, पार्टी के तौर पर अगर पूछ ले किसने मांग की थी तो स्वराज पार्टी ने। तो 1924 में स्वराज पार्टी ने मांग की किसकी,
संविधान सभा की, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। फिर 1934 में इंडिविजुअल, 1934 में एम.एन. रॉय आते हैं, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने संविधान सभा की मांग की। तो सबसे पहले बी.जी. तिलक हो गए इंडिविजुअल में, फिर उसके बाद कौन आते हैं, एम.एन. रॉय। तो ऑप्शन में अगर बी.जी. तिलक ना हो तब आप एम.एन. रॉय लगाइएगा, वो भी 1934 में इन्होंने मांग की और 1895 में सबसे पहले बी.जी. तिलक ने मांग की थी संविधान सभा की। तो ये एम.एन. रॉय नाम ध्यान रख लीजिएगा, कब, 1934 में। तो 1934 में इन्होंने मांग की। फिर 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके एक अधिवेशन में क्या हुआ, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो किसमें, 1935 में। ठीक एक साल बाद जब एम.एन. रॉय ने मांग की किसकी, संविधान सभा की, तो ठीक उसके एक साल बाद क्या हुआ कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जो 1885 में गठित हुई थी, उसने क्या किया, एक आधिकारिक रूप से मांग की किसकी, तो संविधान सभा की। तो संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग अगर पूछे पार्टी के तौर पर किसने की, तो 1935 में किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये जो 1935 में इन्होंने मांग की थी, इसको क्या 1938 में पारित कर दिया गया। तो 1938 में जो मांग की थी इसको क्या किया, 1935 में सॉरी जो मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किस चीज़ की, संविधान सभा की। तो संविधान सभा की जो मांग थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1935 की, उस विधेयक को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सेशन में उसको पारित कर दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1938 में इस मांग को, मतलब मांग को मोहर लगा दी गई, उनकी मांग पे मोहर लगा दी गई, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स हैं, ये जो मांग चल रही थी आधिकारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस की संविधान सभा की बनाने की मांग, तो ये जो इसको 1940 में ब्रिटिशर्स हैं या अंग्रेज जो हैं, उन्होंने क्या किया कि इसको 1940 में सैद्धांतिक रूप से मान लिया। तो 1940 में जो ये मांग चल रही थी संविधान सभा की बनाने की, तो उसको 1940 में किसने, ब्रिटिशर्स ने सैद्धांतिक रूप से मांग लिया। और ये जो मान लिया, और ये जो सैद्धांतिक रूप से इन्होंने माना 1940 में ब्रिटिशर्स ने, इसी को अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा अगस्त ऑफर क्या है, पहली बात तो कब आया था, तो 1940 में आया था अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर में क्या है कि अगस्त ऑफर में बताया गया कि जो संविधान सभा के निर्माण की जो मांग है उसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, और इसी को 1940 का अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। क्या क्या, तो पहला क्या, 1895 ध्यान रखिएगा, 1922 ध्यान रखिएगा, 1924 ध्यान रखिएगा, 34 में एम.एन. रॉय ध्यान रखिएगा, 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की आधिकारिक मांग ध्यान रखिएगा, और 40 में जो आधिकारिक की मांग की थी और उसको सैद्धांतिक रूप से जो स्वीकृति मिली उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी ध्यान रखिएगा, तो अगस्त ऑफर भी कहते हैं इसको। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसको अगस्त ऑफर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और चीज़ें इसमें। तो कुछ और चीज़ों में देख लेते हैं, जैसे फिर उस क्या होता है अगस्त ऑफर के बाद 1942 में, तो कब, 1942 में। 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। तो 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। तो क्रिप्स मिशन क्या बताता है कि संविधान सभा की जो मांग है गठन की, उसकी मांग तो मान लेता है, लेकिन क्या बोलता है कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी, कब बनाई जाएगी, द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था, तो 1939 से 45 तक चला है। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो 1942 उसी के बीच में आया, या कौन सा, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो क्रिप्स मिशन जो आया 1942 में, उसने क्या बताया कि ये जो संविधान सभा के गठन की मांग है उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या बताया कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद इस पर काम किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये क्या, तो इसको गांधी ने क्या कहा था, गांधी जी ने, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये आपने बहुत जी का कथन सुना होगा। तो पोस्ट डेटेड चेक अगर आपसे पूछ ले, चेक किसको कहते हैं, तो क्रिप्स मिशन को कहते हैं। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। कब कहा था, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, उसके लिए कहा था इन्होंने। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इसके गठन की प्रक्रिया देख लेते हैं, संविधान सभा के गठन की। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ हमारा, वो कौन से उससे हुआ, तो देख लेते हैं। गठन क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर कीवर्ड आपको लिखना हो तो ये तो पता ही होगा टॉपिक क्या चल रहा है, इसका गठन देख लेते हैं। तो गठन जो हुआ इसका किसके तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। तो क्या, कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया, तो कैबिनेट मिशन ध्यान में रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। कब आया, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत हमारी जो संविधान सभा बनी थी उसको गठन किया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का गठन कौन से उसके तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन एक भेजा गया था, पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और 2 सदस्य और थे। तो उनके जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था उन्हीं के तहत क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो गठन होना था और जो इसके मेंबर चुने जाने थे, जो गठन इसका होना था उसके जो मेंबर चुने जाने थे, वो प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पे एक मेंबर चुना जाना था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कीवर्ड क्या रखिएगा इसका ध्यान,
10 लाख पे एक मेंबर चुना जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 10 लाख पे एक मेंबर चुना जाएगा संविधान सभा का। और इसके जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, जो प्रांतों की विधानसभा हैं उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होगा। मतलब इनके जो मेंबर के चुने जाने थे संविधान सभा के, और जिनका इलेक्टेड होना था, जिनको इलेक्शन जिनका होना था, वो किस पे होना था, जो प्रांतों की विधानसभाएं हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होना था अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये क्या इसको कह सकते हैं, एक कीवर्ड ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जो संविधान सभा है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, नहीं, तो इसके लिए कीवर्ड आता है कि आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, लिख देता हूँ मैं कीवर्ड, आंशिक रूप से चुनी हुई प्लस नामांकित। तो अंशतः चुनी हुई थी, कुछ चुने हुए थे मेंबर, और जो चुने गए थे वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत चुने गए थे प्रांतों की विधानसभा से। और नामांकित जो होने थे वो कौन होने थे, जो रियासतें थी उन लोगों को नामांकित करना था, अपने सदस्य 93 सदस्य के आसपास उनको नामांकित करना था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गठन में क्या, कैबिनेट मिशन के तहत गठन हुआ, प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक चुना जाना था सदस्य इनका, और जो सदस्य चुना जाना था वो क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था और इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत चुना जाना था। और ये जो संविधान सभा का टोटल गठन हुआ वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और कुछ नामांकित थे या नॉमिनेटेड थे। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर क्या देखते हैं, जुलाई 47, तो जुलाई 46 में देख लेते हैं क्या होता है। जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है, जो इनके सदस्य चुने जाने थे उसके लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलती है। तो इलेक्शन जो होता है संविधान सभा के लिए उसका जुलाई 1946 में होता है, कैबिनेट मिशन के तहत ही इसका इलेक्शन होता है। और इसमें जो होती है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती है 208 सीटों के साथ। फिर दूसरे नंबर की पार्टी कौन होती है, मुस्लिम लीग। तो दूसरे नंबर की पार्टी कौन होती है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के कितने 73 सदस्य जीतते हैं। तो 208 सदस्य कांग्रेस के जीतते हैं, 73 सदस्य जो होते हैं मुस्लिम लीग के जीतते हैं। बाकी अदर होते हैं 8 जो हैं वो निर्दलीय सदस्य जीतते हैं। और साथ ही जो 2 बड़े क्षेत्र थे कौन से, पंजाब और बंगाल हमारा। तो पंजाब और बंगाल में ना तो कांग्रेस की पार्टी जीतती है और ना ही मुस्लिम लीग जीतती है। तो वहाँ पे किसकी सरकार बनती है, तो पंजाब में जिसकी सरकार बनती है वो कौन से, यूनियनिस्ट पार्टी थे। तो पंजाब में किसकी बनती है, यूनियनिस्ट की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो बंगाल होती है वहाँ पे कौन सी, पंजाब में यूनियनिस्ट की सरकार बनती है। और जो बंगाल है वहाँ पे कौन, कृषक प्रजा पार्टी बनती है। तो बंगाल में ध्यान रखिएगा कृषक प्रजा पार्टी, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको अलग से कीवर्ड में पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यूनियनिस्ट हो गई और कृषक प्रजा पार्टी हो गई। तो ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा। पंजाब के लिए यूनियनिस्ट जो जुलाई 1946 में इलेक्शन होते हैं संविधान सभा के लिए, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की थी, फिर मुस्लिम लीग, फिर निर्दलीय, फिर ये एक सीटें सबको मिलती हैं एक अलग अलग इलाके से। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या देख लिया, गठन में क्या, कैबिनेट मिशन के तहत गठन, अंशतः चुनी हुई अंशतः नामांकित थी। जुलाई 1946 में इलेक्शन होते हैं और जो सदस्य हैं वो कांग्रेस सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर इसमें देखें तो क्या, इसकी कार्यवाही देख लेते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, कार्यवाही लिख लेते हैं। और कार्यवाही में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। तो फर्स्ट सिटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन क्या हुआ, ये सबको पता होगा, अस्थायी रूप से सदस्य जो चुने गए थे अध्यक्ष इनके सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 में क्या लिख लीजिएगा, सच्चिदानंद। क्या लिख लीजिएगा, सच्चिदानंद लिख लीजिएगा। ठीक है। और इनको जो चुना गया, जो सर्वाधिक जो उम्र के सदस्य थे, वो ये परंपरा चलती है फ्रेंच में। तो फ्रेंच परंपरा के अनुसार सच्चिदानंद को जो सबसे उम्र दराज सदस्य थे तो इनको चुना गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर 11 दिसंबर 1946 को सेकंड सिटिंग होती है। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। कब, 11 दिसंबर 1946 को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो तब किसको, राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है परमानेंट अध्यक्ष। तो ये ध्यान में रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पहली जो सिटिंग होती है फ्रेंच परंपरा के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। दूसरी सिटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो सिटिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि जब ये जो संविधान सभा है वो संविधान निर्माण के कार्य के लिए मिलती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब ये संविधान सभा हमारी विधायिका के तौर पर मिलती थी, मतलब कोई छोटे मोटे कानून बनाने होते थे उस समय, तो कानून निर्माण का भी कार्य कर रही थी। तो जब विधायिका के तौर पर मिलती है कौन, संविधान सभा हमारी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो ये हो गई दूसरी सीटिंग। फिर तीसरी सीटिंग होती है कब? 13 दिसंबर 1946। ये आपको याद नहीं रखना है, 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो ये सीटिंग कुछ इंपॉर्टेंट है ना, पहली दूसरी तीसरी, तो इसलिए मैं इनका लिख दे रहा हूँ। जो तीसरी सीटिंग होती है उसमें क्या होता है? थर्ड सीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता होगा, जिसके अनुसार हमारी आज की जो प्रस्तावना है वो बनी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है किसमें? 13 दिसंबर 1946 को। कौन रखते हैं? नेहरू रखते हैं। कौन से? जवाहरलाल नेहरू, ध्यान में रखिएगा, मोतीलाल नेहरू नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं कब? 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी संविधान सभा की बैठक होती है तब। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा कार्रवाई से रिलेटेड। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये पास कब होता है? तो हमारा ये 22 जनवरी 1947। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जो आता है हमारा वो 22 जनवरी 1947 को पास होता है। कार्रवाई में हमने क्या क्या देखना था? फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है, तीसरी सीटिंग में लाते हैं। गठन से रिलेटेड हमने देख लिया, कैबिनेट मिशन 10 लाख पे एक मेंबर चुना जाना था, आंशिक चुनी हुई, आंशिक नामांकित थी। नामांकित किनको करना था? जो सदस्य थे कौन से प्रांतों की, जो सदस्य थे वो कौन से, उनको चुना जाना था देशी रियासतों के, और कुछ इलेक्टेड होने थे। तो ये इलेक्टेड जो होने थे उनके लिए 1946 में इलेक्शन होता है, उसमें 208 सीटें कांग्रेस पाती है। दूसरे नंबर की पार्टी मुस्लिम लीग बनती है, और जो दो बड़े प्रांत हैं पंजाब और बंगाल, वहाँ पे ना तो कांग्रेस होती है ना मुस्लिम लीग होती है। बंगाल में कौन होता है? तो बंगाल में बनती है कृषक प्रजा पार्टी, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और 8 निर्दलीय जो मेंबर होते हैं वो चुन के आते हैं। तो ये इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और बाकी मैंने इससे पहले क्या क्या बता दिया, इससे पहले मैंने जो टाइमलाइन थी इसकी संविधान सभा की मांग की वो बता दी। 1895 में बीजी तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग। फिर 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया जाता है कि बताते हैं कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। और दूसरा फिर 1924 में स्वराज पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी ने किसका? संविधान सभा की मांग की। फिर 1934 में एम.एन. रॉय जो है तो वो मांग करते हैं किसकी? तो 1934 में मांग करते हैं किसकी? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये संविधान सभा की मांग करते हैं। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आधिकारिक रूप से पार्टी के तौर पर इसकी मांग करती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने एक अधिवेशन में 1938 को इसको पास करा लेती है। और जब ये पास होता है तो उसी को सैद्धांतिक रूप से मान्यता 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो बाकी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और अगर कुछ और फैक्ट आपको जानना हो तो कुछ फैक्ट के तौर पर कुछ और चीज़ें याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या, तो जो मोहर यूज़ हुई है संविधान में, संविधान सभा ने हमारी जो मोहर यूज़ की वो किसकी की है? तो मोहर के रूप में हाथी की मोहर यूज़ की है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फैक्ट है, हाथी की मोहर यूज़ हुई है संविधान में। और दूसरा क्या, सीटों का निर्धारण कैसे हुआ? तो तीन प्रमुख समुदाय के तौर पर सीटों का निर्धारण किया गया था। तो 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे? तो हिंदू मुस्लिम नहीं था इसमें, जो 3 प्रमुख समुदाय माने गए थे सीटों के निर्धारण जिनका किया गया था, तो मुस्लिम, सिख और अन्य के हिसाब से। तो मुस्लिम प्लस सिख प्लस अन्य, अदर, ना कि यहाँ पे हिंदू था। तो मुस्लिम, सिख प्लस अदर के तौर पर जो सीटों का निर्धारण हुआ उसका किया गया। और एक और फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा, जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी.एन. राव थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। और साथ ही अगर एक और चीज़ ध्यान में रखना है फैक्ट के तौर पर, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो ध्यान रख लीजिएगा, 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन होता है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो आपको पता होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके अध्यक्ष हैं। और बाकी 7 और सदस्य थे। तो उनको हम आगे जब ये देखेंगे MCQ तो उसमें हर सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्टार्ट करते हैं MCQ। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब MCQ सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं पहला जो MCQ हमारा वो कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो क्या पूरा है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से पूरा है किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन दे रखा है स्वराज पार्टी, बी कांग्रेस पार्टी, सी मुस्लिम लीग, या डी सर्वदलीय सम्मेलन में। तो जैसा कि अभी हमने बताया पार्टी के तौर पर किसने मांग की, तो स्वराज पार्टी ने की है 1934 में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये देख लीजिए आंसर आपका निकल के आ गया उसी से। नेक्स्ट क्या है दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसका विचार प्रस्तुत किया। तो ये संविधान निर्मात्री जो सभा है पूछ रहा किसने विचार प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ बीजी तिलक का नाम नहीं दिया, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो एम.एन. रॉय दे दिया, B.आर. अम्बेडकर दे दिया, एनी बेसेंट दे दिया और जवाहरलाल नेहरू दे दिया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, एम.एन. रॉय होगा, जैसा कि हमने देख लिया इससे पहले।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। संविधान का निर्माण जो तैयार करने का प्रस्ताव किसमें किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है साइमन कमीशन, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है क्रिप्स मिशन और डी है कैबिनेट डेलीगेशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन या इसको कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो किसके? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, जैसा कि हमने अभी सारी चीज़ें कीवर्ड में जान ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पूछ रहा है संविधान निर्मात्री परिषद ने जो प्रत्येक प्रांत को आवंटित की गई थी सीटें सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना जाना था। तो यही इंडायरेक्ट पूछ रहा है क्या कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य चुने जाने थे तो वो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुना जाना था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 8 लाख, बी है 10 लाख, सी है 12 लाख, डी है 15 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि ये सब चीज़ें हम पढ़ ली हैं अभी तो आपको आसान लग रहा होगा सॉल्व करने में। 10 लाख प्रति व्यक्ति पे चुना जाना था एक प्रतिनिधि। पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो क्या पूछ रहा है? कैबिनेट मिशन का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए है विलियम वुड, बी है पैथिक लॉरेंस, सी स्टैफर्ड क्रिप्स, बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें कौन सदस्य नहीं था ये पूछ रहा है। कौन सदस्य नहीं था ये पूछ रहा है। तो सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड सदस्य नहीं था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कौन सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड सदस्य नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ये इसके सदस्य थे। तो बाकी इसमें सदस्य थे, जो नहीं थे वो बता दिया हमने कौन। इसमें विलियम वुड सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। 6ठे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। जैसा भी हमने पहले देख लिया, कैबिनेट मिशन बता दिया था शुरुआत में, उस ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन लिखा था उसमें, यहाँ पे कैबिनेट मिशन दिया है, ये दोनों एक ही हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। नेक्स्ट क्या है? 7वां नंबर का क्या पूछ रहा है? 1946 में निर्मित हुई थी एक अंतरिम सरकार, तो उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पूछ रहा है। तो कार्यपालिका जो परिषद थी तो उसके जो उपसभापति हैं वो पूछ रहा है कौन बने थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उसके उपसभापति पूछ रहे हैं, तो कौन थे? ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी या डी राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? कार्यपालिका जो परिषद थी उसके उपसभापति थे। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा, किसके? अंतरिम सरकार में। तो अंतरिम सरकार में अगर पूछते कार्यपालिका की जो परिषद बनी थी उसके उपसभापति कौन बने थे, तो उपसभापति बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, अगस्त 1946 में गठित जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसका सदस्य कौन नहीं था। तो पूछ रहा सदस्य कौन नहीं था। ए दिया है सी राजगोपालचारी, बी दिया राजेंद्र प्रसाद, सी दिया एस राधाकृष्णन, डी दिया जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8वें का? तो जो एस राधाकृष्णन थे वो क्या थे? अंतरिम सरकार जो गठन हुई थी आखिरी 1946 में, तो उसमें क्या थे? सदस्य नहीं थे। कौन? एस राधाकृष्णन। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। क्या बता रहा कथन कि वेवल एक योजना थी, उसके अनुसार बता रहा कि जो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की जो संख्या समान होनी थी। और कारण बता रहा है कि वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो क्या बता रहे हैं? वेवल का एक विचार था कि ऐसी व्यवस्था से क्या होता, भारत का जो बंटवारा था वो बच जाता। तो इसमें क्या है? इसमें राइट आंसर क्या है? सी है। कथन सही है, लेकिन कारण जो दिया हुआ है कि ऐसा विचार था, इसे क्या होगा? बंटवारा बच जाएगा। तो ये गलत है। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो खैर आर में आपके आते नहीं है कि कथन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर यूपीएससी में पूछे जाते हैं या पीसीएस में हो जाता है, कभी कभार आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूरा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो क्या पूरा? सत्य कथन बताना है हमको। और 4 कथन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं चारों कथन को। पहला कथन क्या बता रहा है? जो संविधान सभा थी हमारी वो क्या बता रहा है? वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये पहला कथन हो गया। दूसरा क्या है? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा क्या बता रहा है? बहुदलीय निकाय थी। या चौथा, उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया जाता था। तो ये देखिए, इसमें जो राइट आंसर बताना हमें कौन सा कथन सत्य है संविधान सभा के संदर्भ में। तो क्या हमने भी अभी तक एक बार भी बताया कि जो हमारी संविधान सभा चुनी गई थी वो वयस्क मताधिकार पर आधार पर चुनी गई थी? नहीं, वयस्क नहीं, बल्कि किसमें? सीमित मताधिकार के माध्यम से। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, सीमित मताधिकार के माध्यम से चुनी गई थी। तो ये गलत हो गया। और प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था? नहीं, तो हमने जैसा भी बताया था प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। और जो प्रांतों की विधानसभाएं थी, कौन? जो प्रांतों की विधानसभा थी उनके माध्यम से जो उनके सदस्य हैं उनका चुनाव हुआ था। हाँ, बहुदलीय निकाय थी क्योंकि इसमें कई तरह के दल शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ी दल था वो कौन था? कांग्रेस निकल के आया था। साथ ही इसके अनेक
समितियों के माध्यम से कार्य किया गया? तो हाँ, संविधान सभा में अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। बहुत सारी समितियाँ थी, चाहे प्रारूप ले लीजिए, झंडा समिति ले लीजिए, संघ समिति ले लीजिए, प्रांतों के लिए अलग समिति ले लीजिए, तो ये सारी समितियों के माध्यम से इसमें कार्य किया गया। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, तो तीसरा और चौथा इसमें सत्य हैं। तो इसमें क्या बताना था, हमें सही उत्तर चुनना था, तो ये राइट लगा लीजिएगा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्या है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बता रहा है भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताना है सही है? तो सही कथन चुनना है इसमें से। तो ऑप्शन ए दे रखा है, या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो क्या बता रहा है, जैसा अभी हमने ऊपर बताया, वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं थी, तो इसको राइट कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, जैसा अभी हमने ऊपर बताया, तो ये गलत कर लीजिएगा। बहुदलीय संरचना नहीं है बता रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये हमने यही देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया इसको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, पहला और चौथा होगा, ए और डी। तो इसको मिला लीजिएगा, पहला और चौथा, ए और डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बताना है इसमें, गलत कथन बताना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, गलत कथन हमें चूज करना है संविधान सभा के बारे में। तो किसके बारे में गलत कथन चूज करना है, संविधान सभा के बारे में। देखते हैं, ए दिया इसमें क्या, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी बता रहा है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और डी बता रहा है क्या, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें बता रहा है क्या, इसमें क्या बता रहा है कि इसमें कौन सा कथन हमें चुनना है, गलत। तो इसमें जैसा हमने भी शुरुआत में बताया था, सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। जिसके आधार पर आज हम लोग चुनाव करते हैं उसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। सार्वभौमिक वयस्क तो मताधिकार का मतलब समझ लीजिएगा कि एक एज डिसाइड कर दी जाती है, उस एज के ऊपर जो भी होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे उसके पास संपत्ति हो ना हो, कर देता हो ना हो देता हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, मताधिकार के लिए पात्र होते हैं। तो यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है। तो इसमें क्या है, तो ये क्या बता रहा, संविधान सभा जो हमारी चुनी गई थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी, तो नहीं चुनी गई थी, सीमित मताधिकार के माध्यम से चुनी गई थी, जिसमें क्या कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण इसको सीमित मताधिकार कहा जाता है। तो सीमित मताधिकार में क्या किया गया था, जो 1935 का था, उसमें बताया गया था कि जिसके पास कर या तो देता हो या संपत्ति हो ज़्यादातर, और या तो वो शैक्षणिक योग्यता रखता हो, वही किसके लिए पात्र होंगे, तो वही वोट देने के पात्र होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, मतलब ये है गलत कथन, तो यही हमें चुनना था, गलत कौन सा है, तो गलत ये है हमारा, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा 13वां नंबर का क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था, जो संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे थे उसके जो सदस्य थे उनके लिए क्या किया गया, तो देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो ये तो हो नहीं सकता, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ये जैसा हमने बताया था, अभी कहीं भी हमने जिक्र भी नहीं किया इस बात का। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत ले लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष विधि के तौर पर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे चुने गए थे कैसे, क्या पूछ रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं। बी क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, नहीं, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, तो जैसा यही राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 15वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ पूछ रहा है, तो सीधे जनता द्वारा नहीं, नामांकन द्वारा नहीं, प्रांतीय सभा द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है क्या, प्रांतीय सभा द्वारा इनका चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष विधि से। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन दे रखा है, BR अम्बेडकर जी, या सचिदानंद सिन्हा, या राजेंद्र प्रसाद, या S राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे। और इनको कौन सी फ्रेंच परंपरा के अनुसार इनका जो इलेक्शन हुआ था। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा इस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संविधान सभा की क्या बता रहा, 17वां क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर का, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो पहली बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है, जो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, जो पहले अस्थायी अध्यक्ष होंगे।
तो पहले बैठक के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन थे, तो हमने जैसे बता दिया शुरुआत में ही, जो पहले बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और इनकी जो बैठक हुई थी पहली, वो कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सी है सच्चिदानंद सिन्हा, या डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और पहली बैठक में इनको जब बनाया गया तो वही अध्यक्षता करेंगे। तो इन्होंने पहली क्या की, प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक जो अस्थायी उपसभापति बनाए गए थे, तो ये तो स्थायी अध्यक्ष हो गए थे, एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो उनका नाम क्या है, तो अस्थायी उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे पहली बैठक में, तो ये ध्यान आ गया, फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अस्थायी उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे, फ्रैंक एंथनी। तो ये ध्यान में रखिएगा, नाम फ्रैंक एंथनी थे। तो उनका नाम ध्यान में रखिएगा, फ्रैंक एंथनी जो थे वो कौन थे, अस्थायी उपाध्यक्ष से पहले पहली सीटिंग में इनको ही बनाया गया था अस्थायी उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन, तो फ्रैंक एंथनी का नाम ध्यान में रखिएगा। कौन, फ्रैंक एंथनी का नाम ध्यान में रखिएगा, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी बनेंगे जो स्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सेकंड सीटिंग में ये भी चेंज हो जाएंगे, फ्रैंक एंथनी स्थायी उपाध्यक्ष आ जाएंगे जो एच.सी. मुखर्जी होंगे, और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, जो मतलब पहला अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता पूछ रहा है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उसको राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये फिर से वही पूछ रहा है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा दीजिएगा, क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है। और ना कि यहाँ पे कोई नाम भी नहीं दिया है सच्चिदानंद सिन्हा। अगर सच्चिदानंद सिन्हा दिया होता तो या तो यहाँ प्रथम बैठक लिखा होता, या अस्थायी अध्यक्ष लिखा होता, या कुछ स्थायी अध्यक्ष लिखा होता। इस हिसाब से पूछता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं कौन सा 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20वें नंबर के क्वेश्चन में 20वें नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, वही बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन, लगा लीजिएगा। प्रथम मनोनीत उपसभापति, देखिए यहाँ पूछ लिया, प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ए टी कृष्णचारी, बी टी कृष्णचारी, एस.सी. मुखर्जी, या फ्रैंक एंथनी। तो ये प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, या इनको अस्थायी उपाध्यक्ष भी कहते हैं। तो ये फ्रैंक एंथनी थे। उसके बाद किसको बना दिया गया परमानेंट तौर पे उपाध्यक्ष, तो एस.सी. मुखर्जी को। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, संविधान सभा की स्थापना की गई। तो संविधान सभा की स्थापना की गई थी कौन सी, जहाँ जब उसकी पहली सीटिंग होगी तभी उसकी स्थापना की जाएगी। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है 10 जून 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 26 नवंबर 1949, और डी दे रखा है 26 दिसंबर 1950। तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये ध्यान में रखिएगा, पहली सीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 23वां नंबर क्वेश्चन। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक वही पूछ रहा है, 9 दिसंबर 1946 ध्यान में रखिएगा। गठन कब हुआ, फिर से नवंबर 1946 ध्यान में रखिएगा। तो नवंबर 1946 तो इसमें दिया, सॉरी 9 दिसंबर 1946, मैं नवंबर कर रहा हूँ, सॉरी 9 दिसंबर 1946। और यहाँ पे सभा का गठन कब हुआ, तो ध्यान में रखिएगा दिसंबर 1946, और पहली सीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी 11 और तीसरी 13 दिसंबर 1946। 13 को जैसा मैंने भी शुरुआत में बताया था उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 11 दिसंबर की जो सेकंड सीटिंग थी उसमें अध्यक्ष स्थायी हुए थे और उपाध्यक्ष स्थायी हुए थे राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी। तो इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, प्रथम अधिवेशन, फिर से वही 9 दिसंबर 1946। ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहली बैठक फिर से वही रिपीट है। क्या है पूछ रहा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी है फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947, या डी दिया जुलाई 26 1946 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27वें नंबर क्वेश्चन का हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को क्या दिया गया, संविधान, भारत को एक संविधान देने के प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था वही 22 जनवरी 1947 को भी उसे अपनाया गया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो पूछ रहा है संविधान सभा के सम्मुख जो प्रस्तावना है उसका जो प्रस्ताव है किसने रखा। तो जैसा कि अभी हमने ऑप्शन में देख लीजिए, शुरुआत में मैंने बता ही दिया है। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, ऑप्शन देख लीजिए, ए है क्या जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी है बी.एन. राव, डी है महात्मा गांधी जी। तो कौन है, तो जैसा हमने शुरुआत में बताया था जवाहरलाल नेहरू का नाम ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है मोतीलाल नेहरू से, तो उनका नाम ना ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था, पारित हुआ था। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, और यही हमारी प्रस्तावना जो है बनी आगे चल के।
तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या 29वां नंबर क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जैसा भी हमने देख लिया पीछे, टिक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा बता रहा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा बता रहा है संविधान भारत के लोगों को आदेशित करता है। चौथा क्या बता रहा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है उसको क्या हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं क्या? प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन है तो क्या राज्य का मुखिया हम लोग अगर अपने देखें तो इसको प्रेसिडेंट को कहते हैं, तो इसको हम क्या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका इलेक्शन होता है, राज्यों की विधानसभा मिलती हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा ये सब मिलकर क्या करती हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर इनका इलेक्शन होता है। तो ये इसको गलत टिक कर लीजिएगा चौथा, तो चौथा एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये इसको देख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें करेक्ट बताना था। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन पूछ रहा है कितने हुए थे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है 7, बी दिया है 9, सी दिया है 12 और डी दिया 15। तो वैसे तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो दिया है वो राइट नहीं है। तो जो अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे, तो कुल अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन। तो 11 अधिवेशन हुए थे कुल, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसके पास का जो आंसर होगा वो टिक कर सकते हैं। वैसे ये भी गलत है, 12 नहीं 11 हुए थे, तो 11 ही मानेंगे। तो यहाँ पे लेकिन आयोग ने इसको क्या 12 माना था, तो लगा लीजिएगा टिक। कभी कभी क्या होता है जो परफेक्ट जो संख्या होती है उसके आसपास का ही आंसर मान लेता है आयोग, तो उसको ध्यान में रखिएगा। वैसे टोटल सीटिंग अगर डायरेक्ट पूछा आपसे तो 11 सीटिंग हुई थी, इसमें 12 आंसर माना गया था, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है 32वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। कौन सी अंतिम बैठक हुई थी उसकी सही तिथि पूछ रहा है। तो अंतिम बैठक की तिथि पूछ रहा है, एक है ए दिया 26 नवंबर 1949, बी दिया 5 दिसंबर 1949, सी दिया 24 जनवरी 1950, डी दिया 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 जनवरी 1950 को कौन सी अंतिम बैठक हुई थी किसकी, तो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी थी, तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सबको पता होगा, आपको ये क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, सूची को मिलाना है, 2 सूची दी गई हैं, सूची एक्स को वाई से मिलाना है। पूछ रहा है पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इनको मिलाना है, तो वो देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच सी मुखर्जी, इनको टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे ए लगा लीजिए। तो चौथे का ए, तो ये हो गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होगा इसका राइट आंसर। तो मिला लीजिएगा सब बाकी सारे। हम बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं वैसे करने वाला, एक ही से आंसर निकल आता है, फिर भी ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 35वां नंबर क्वेश्चन क्या पूरा, भारतीय संविधान के निर्माण में सांविधिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही कंसाइज थिंग में बता दिया था कि जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो BN राव थे। टिक कर लीजिएगा। बाकी ऑप्शन ये दे रखे हैं, BR अम्बेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो कौन थे, BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान का, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, सी है K संथानन द्वारा और डी दिया है KM मुंशी द्वारा। तो क्या पूरा प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो BN राव द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि यही संवैधानिक सलाहकार भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 37 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का तृतीय वाचन पूछ रहा कब हुआ था। तो तृतीय वाचन जो हुआ था वो क्या ऑप्शन दे रखा है, 14 नवंबर 1949, बी है 14 नवंबर 1948, सी है 25 नवंबर 1948 और डी दे रखा है 25 नवंबर 1949। तो तृतीय वाचन कब हुआ था, तो ये पूछ रहा है इसमें, तो इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर 1949 से चालू हुआ था। कब, 17 नवंबर 1949 से तृतीय वाचन चालू हुआ था। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 तक चला था, 26 नवंबर 1949 तक चला था। तृतीय वाचन चालू हुआ था 17 नवंबर 1949 से। तो इसमें कोई राइट आंसर नहीं है, ये सबके सब गलत दे रखे हैं ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था संविधान हमारा। तो ये सबको पता होगा, हमारा संविधान पूर्ण रूप से जब तैयार हुआ था उसी के दिन हम संविधान दिवस भी बनाते हैं, और 26 नवंबर 1949 की डेट इसमें भी दी है प्रस्तावना में भी।
तो प्रस्तावना में भी 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित करना हुआ लिखा है। उसी दिन इसको अपनाया गया था। तो इतनी चीज उस दिन अपनाया नहीं गया, उस दिन इसको तैयार किया था, उसी दिन इसको हम लोग ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो तैयार कब हुआ था पूर्ण रूप से? तो 26 नवंबर 1949 को ध्यान में रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को हम इसको क्यों लागू किया हम लोग ने इसको? क्योंकि क्या होता है कि जब 1929 में एक लाहौर का अधिवेशन होता है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो क्या होता है, तो 26 जनवरी की जो तिथि है उसका एक बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी वैल्यू है। तो इस चक्कर में क्या किया गया, तो स्वतंत्रता जब हमको मिली तो 26 जनवरी को तो मिली नहीं, ना कोई डेट पर कंफर्म थी, तो 15 अगस्त को मिली। तो उस हिसाब से जो इसका महत्व था 26 जनवरी की तिथि का, तो उसको हमने क्या किया, उस दिन हमने बन के तो तैयार हो गया था हमारा संविधान 26 नवंबर को, लेकिन उसको क्या किया हमने, उसको 26 जनवरी को हमने लागू कराया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको क्या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तैयार तो हमारा हो गया था पहले ही 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसका जो ऐतिहासिक महत्व था 26 जनवरी की तिथि का, जो 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाई गई थी, तो उसी के आधार पर इसको हमने उस दिन से लागू कराया। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कहीं भी लिखा होगा तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, 40वां नंबर क्वेश्चन। भारत संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो वही 26 नवंबर 1949 को। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 41वां नंबर, संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो क्या पूछ रहा है, किस तिथि को अपनाया गया? तो अपनाया भी कब गया, 26 नवंबर 1949 को। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। लागू अगर आपसे पूछे तो अब जब कभी पूछे लागू कब किया गया, तब आप इसको लगाइएगा 26 जनवरी 1950 को। वरना आपसे पूछे अपनाया कब गया या अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मर्पित कब किया गया, ये सब भी कोई भी वर्ड पूछे तो आपको लगाना है 26 नवंबर 1949 को। और लागू जब पूछे तो 26 जनवरी 1950। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर में कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी इन वर्ड को समझने में। नेक्स्ट है 43वां नंबर क्वेश्चन। 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय किस लिए लिया गया था? तो ए दिया, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी दिया है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सी दिया है, यह शुभ दिन था। और डी दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका तो कोई तथ्य कोई मतलब ही नहीं ऑप्शन में रखने का। बाकी अगर आप कंफ्यूज होते तो होते, वैसे मैंने शुरुआत में भी बता दिया कि 1930 को 26 जनवरी को नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था, तो उसी के दिन इसको लागू किया गया। इसीलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है स्थिति का, तो इसीलिए स्थिति को संविधान लागू कराया गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाएगा, जब इसको लागू किया गया है, जब इसको अपनाया गया। तो जैसे हमने बताया था, जब बनके तैयार हुआ है और जब इसको अपनाया गया है तो तभी संविधान दिवस मनाएंगे। तो हमने शुरुआत में बता दिया 26 नवंबर 1949 को, चाहे प्रस्तावना ले लीजिए वहाँ पे भी लिखा है, और इसको अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्या है, 45 अपनाया गया किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा, संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा? तो राइट आंसर क्या है, संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। और संविधान सभा जो किसका, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए तो लोगों के द्वारा इसको अपनाया गया, ये मान के चलिए। क्या है 46वां नंबर क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा किया गया। अगर यहाँ भारत के लोगों द्वारा लिखा होता तो वो भी सही था। नेक्स्ट है अंगीकृत, अधिनियमित, फिर से पूछ रहा है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। 26 नवंबर 1949, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो अम्बेडकर जी का निर्वाचन पूछ रहा कहाँ से हुआ था। ऑप्शन दे रखा है, ए पश्चिम बंगाल, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी तत्काल मध्य भारत से, या डी पंजाब से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनको कहाँ से इलेक्ट किया गया था बी आर अम्बेडकर जी को? इनका इलेक्शन जो हुआ था, कहाँ से निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनका इलेक्शन हुआ था, किसका, अम्बेडकर जी का। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है 1886 1951, बी दे रखा है 1891 1956, सी दे रखा है 1877 1961 और डी दे रखा है 1889 या 1961। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1891 और 1956। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही पूछ रहा है आपसे, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना। कथन दिए हुए देखते हैं इसमें। कथन क्या दिया है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन क्या दिया, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश
भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ये दे रखे हैं केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा कथन जो दे रखे हैं दोनों सही हैं। मतलब थर्ड टेबल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 हुई थी, तो उसमें जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है उसके विचार विमर्श की परिणति क्या हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था उस पर। और आगे दे रखा है कि दूसरा कथन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ के आधार पर ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कथन कारण दे रखा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कथन बता रहा हूँ, कारण क्या बता रहा है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये हमको देखना है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा है, बी है, और स्पष्टीकरण सही नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों कथन सही है। ग्रहित संविधान कहा जाता है क्योंकि अपने देश में बनाया गया है और साथ ही देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी प्रावधान इसमें करता है, चाहे राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो उसमें जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 52वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो क्या बता रहा है, वयस्क मताधिकार को 15 दिन के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आज़ाद और डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो किसने क्या कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, मौलाना आज़ाद ने बोला था कि जो वयस्क मताधिकार है क्या प्रावधान कर रही है संविधान सभा, उसको क्या किया जाए 15 वर्षों के लिए स्थगित किया जाए, उसके बाद से वयस्क मताधिकार को लागू किया जाए। मतलब आज़ादी के या लागू होने के 15 वर्षों तक की वयस्क मताधिकार का प्रावधान ना किया जाए, उसके बाद इसको लागू किया जाए, मतलब 1965 के आसपास इसको लागू किया जाए, ये बोल रहे थे कौन, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है 53वां नंबर क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी है राजगोपालचारी, ए है, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है आचार्य कृपलानी और डी है महात्मा गांधी। तो ऐसा विचार किसका था कि जिन्होंने कहा था कि अगर क्या हो जाए, भारत की स्वतंत्रता मिल जाए तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा जो संगठन बना हुआ है राजनीतिक संगठन, उसको भंग कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, किसने कहा था संविधान सभा एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं और भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये किसने कहा था कथन, ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या कहा था कि संविधान एक मशीन है की तरह बेजान है, इसमें वो लोग जान फूंकते हैं जो किसके लिए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि लेके चलते हैं। तो इतनी चीज़ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा 55 नंबर क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, या किसका कथन है। तो कुछ कथन दिया है यहाँ पे कि क्या बोलता है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित जो हैं उनकी भावनाओं का महत्व जो है उनका कम करके आंका। तो ये कथन किसका है, ऑप्शन दे रखते हैं, ए है मॉरिस जोन्स का, बी दिया है हार्डग्रेव जूनियर का, सी है अलेक्जेंड्रीविच का या डी है आइवर जेनिंग्स का। तो ये कथन किसका है 55वां नंबर क्वेश्चन का, तो ये आइवर जेनिंग्स का कथन है जो बताते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता जो उन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कम करके आंका। नेक्स्ट है ये कथन एक और दिया है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान था। तो ये किसका कथन है, ऑप्शन दे रखा है, ये ऑस्टिन, बी है सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल या डी है माउंटबेटन। तो ये किसका कथन है, किसने कहा कि भारतीय संविधान कांग्रेस है और कांग्रेस भारत था। तो ये कथन है ऑस्टिन का, ग्रेनविल ऑस्टिन नाम है इनका पूरा। तो ये कथन इनका है, ये बोलते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुल कितनी महिलाएं सदस्य पूछ रहा है, कितनी थी। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ए 15, बी 13, सी 12 और डी 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 57वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 महिलाएं थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। तो भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी किसमें, संविधान सभा में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये MCQ ख़त्म होते हैं आज के हमारे, और जो भी कंसाइज पार्ट था वो भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो है इस प्रकार की आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पीडीएफ की लिंक पाने के लिए बता दिया था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दीजिएगी। कोई डाउट एंड क्वेरी है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे, वहाँ पूछ सकते हैं। जो भी आपका एग्जाम से तैयारी से कोई भी रिलेटेड कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।